क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो आज से बेटा हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज द इकोसिस्टम। ये भी असाइन टास्क में आएगा लेक्चर बेटा ये, और ये रिसेंटली रिकॉर्डेड लेक्चर ही है ये। तो इकोसिस्टम में हम आज देखेंगे कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में, इन्वायरमेंट के बारे में हम जो कुछ भी जानते थे वो असल में काम कैसे करता है। तो आज इस चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे फंक्शनिंग एस्पेक्ट की। देखो बेटा, जब हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ते हैं ना, तो हम बेसिक फंडा समझते हैं कि सिस्टम में है क्या क्या शामिल, कि इन्वायरमेंट क्या होता है, बायोटिक फैक्टर्स क्या काम करते हैं, टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, क्लाइमेटिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, किस तरह के इंटर रिलेशनशिप जीवों के बीच में होते हैं, पॉपुलेशन क्या किस तरह की होती है, कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, एसिम्प्टोट की कंडीशन क्या होती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व क्या होता है। ठीक है, इस सब चीजों पर बात करते हैं। लेकिन जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं फंक्शनिंग एस्पेक्ट के ऊपर बात करते हैं कि कैसे सिस्टम काम करता है, हमारी अर्थ पर जीवन कैसे चल रहा है, सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो एक हम जो है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस के तहत हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो कैसे अपने आप को मेंटेन करेंगे। और ये पूरा चैप्टर एक बड़ी ब्यूटीफुल कहानी के समान है। तो इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं। अब आप बोलोगे एमसीक्यू, तो बेटा मैं एमसीक्यू लूंगा, 1 2 3 लेक्चर होने के बाद मैं एमसीक्यू उसके लूंगा, क्योंकि उसके बाद बड़ी संख्या में जो है वो कुछ कॉम्प्लीट एमसीक्यू वहां सामने आएंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना, क्लियर? तो कुछ ऐसे एमसीक्यू भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो आपको मैं डीपीपी में दूंगा, जो मुझे लगेगा कि हाँ जिनका डिफिकल्टी लेवल हार्ड टाइप का, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। पर अभी हम पहली प्रायोरिटी पर लेक्चर देखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को बेटा देखिए, और ये मत सोचिए कि सर ने असाइन कर दिया है। तो बेटा देखो, ऐसा है कि सिलेबस बहुत बड़ा है बायोलॉजी का, टाइमिंगली पूरा करने के लिए हमें कुछ लेक्चर असाइन करने पड़ते हैं। क्योंकि देखिए मैंने कहा ना, कोई भी हिस्सा कट शॉर्ट कर देने पर सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन करने के लिए हमको जो है जमकर मेहनत करनी पड़ेगी, हर हिस्सा में एक्सीलेंस के लेवल। मैंने कहा ना कि कहीं पर क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, हर चीज एक्सीलेंस के लेवल पर होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा, और उसके बाद डीपीपी पे क्वेश्चन लगाइएगा, है ना। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और बेटा हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 1 था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसको हमने अच्छे से पढ़ा। हमने देखा फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कैसे रोल प्ले करता है उसमें, हैबिटेट क्या होता है, निके क्या होता है। ठीक है, और हमने अलग अलग एस्पेक्ट पर वहां पर बात किया था। और फिर हमने डेमोग्राफी के ऊपर भी बात किया था कि पॉपुलेशन क्या होते हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस क्या होते हैं। याद है ना आपको? वो सारे कॉन्सेप्ट हम यहां पर इकोसिस्टम में देखेंगे दोबारा से, हमके पर अलग एस्पेक्ट में देखेंगे। देखिए, जब हम इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व है। हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि जीवों के बीच में किस तरह की इंटरेक्शंस होती है। ठीक है, किस तरह का पॉपुलेशन का जो है वो डायनामिक्स होता है, उसे जानने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे कि इकोसिस्टम का फंक्शनल एस्पेक्ट क्या होता है। मतलब कोई भी जो इकोलॉजी का फंक्शनल एस्पेक्ट क्या होता है। तो वास्तव में इकोसिस्टम जो होता है, इट इज द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द इकोलॉजी। मतलब इकोलॉजी की जो इकाई वास्तव में काम कर रही है वो है इकोसिस्टम। मैंने आपसे कहा था एक इंडिविजुअल जीव होता है, उसके समान जीवों की एक पॉपुलेशन होती है, और वैसी कई सारी पॉपुलेशन एक जगह पर रहती है, तो एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनती है। और ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करती है, तो क्या बनता है बेटा? तब बनता है इकोसिस्टम। और ऐसे बड़े इकोसिस्टम जिनकी नेचुरल टेरिटरी होती है, नेचुरल बाउंड्री होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? बायोम्स कहते हैं। और ऐसे कई बायोम हमारी अर्थ पर पाए जाते हैं जो कि बायोस्फीयर को बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 13 सबसे बड़ा चैप्टर था, कवर कर चुके हैं। ये बाकी तीनों चैप्टर कंपैरेटिवली स्मॉल चैप्टर है। इकोसिस्टम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है बेटा। ठीक है, चलिए तो हम इतना समझ गए कि एक जीव होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसके समान जीवों की पॉपुलेशन होती है, और ऐसी कई सारी पॉपुलेशन एक जगह पर रहती है, कम्युनिटी बनती है, और ये कम्युनिटी अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करती है, तो एक इकोसिस्टम बनता है, जो कि वास्तव में वर्किंग एस्पेक्ट होता है। यानी इकोलॉजी का जो वर्किंग एस्पेक्ट होता है बेटा, वो क्या होता है? वो होता है इकोसिस्टम होता है वो। ठीक है, क्लियर?
जैसे हमने जो है लॉयन किंग का एक फोटोग्राफ यहां पर देख रहे हैं, जो हमको इतना बतला रहा है कि एक जगह पर कई सारे जीव रहते हैं, उनके बीच में डिफरेंट प्रकार के इंटरेक्शंस हो सकते हैं, और वो सारे इंटरेक्शंस प्लस आप उनकी फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ में जो भी इंटरेक्शन है, उन सबको मिलाकर एक वर्किंग सिस्टम बनता है, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। यदि मैं आपसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन करूं कि इस पूरे इकोसिस्टम को चलाने वाला जो बल है, जो फोर्स है, वो कहां से आता है, तो वो आता है सन से। सन इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द इकोसिस्टम, क्योंकि सन जो है उस सनलाइट में ही ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो फूड को बनाते हैं, और इसलिए ग्रीन प्लांट को हम प्रोड्यूसर कहते हैं, और इन प्रोड्यूसर के बनाए गए फूड के ऊपर बाकी सभी एनिमल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि हर जीवित जीव के दो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा, के मैंने आपसे कहा था कि हर जीवित जीव के दो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा। एक तो क्या है, पहला फंक्शन क्या है, वो है फ्लो ऑफ एनर्जी के, यानी ऊर्जा के प्रवाह में भाग लेना। ठीक है, और दूसरा फंक्शन क्या है, साइक्लिंग ऑफ मेटल, रिसाइक्लिंग ऑफ मेटल, साइक्लिंग ऑफ मटेरियल, पदार्थों का पुनर्चक्रण करना। के यानी प्रकृति आपको, हमको, बाकी सभी जीवों को एक ही नजरिए से देखती है। हमको दो ही काम असाइन किए गए, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करना, फ्लो ऑफ एनर्जी में का भाग बने रहना, और दूसरा रिसाइकलिंग ऑफ मेटल करना। देख रहे हैं आपके कि देखिए सिंपल सी बात ये है कि ग्रीन प्लांट ने सनलाइट को लिया, उसने सूरज के प्रकाश को लिया, उसने फूड को बनाया, और उस फूड पर जो है को किसने लिया बेटा, उसे हर्बीवोर ने लिया, प्रोड्यूसर ने फूड को प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर ने लिया। तो देखो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया ग्रीन प्लांट ने, उस केमिकल एनर्जी को एक हर्बीवोर ने लिया, उसे कॉर्निवोर ने खाया तो एनर्जी उसके अंदर चली गई, कॉर्निवोर को टॉप कॉर्निवोर ने खाया, एनर्जी उसके अंदर चली गई, मरने के बाद डिकम्पोजर ने डिकम्पोज कर दिया, एनर्जी को उसने जो है इस्तेमाल कर दिया, खत्म कर दिया उसको, मेटल को रिसाइकलिंग में रिसाइकल कर दिया। कहते हैं ना कि मिट्टी का मनुष्य मिट्टी में मिल जाता है, फिर किस बात का दंभ करना, किस बात की अकड़ रखना। सच्चाई है ये बात के। तो असल में हम सब भी उन्हीं मटेरियल से मिलकर बने जिनसे ये मिट्टी मिल बनी हुई है, सारे जीव बने हुए हैं, कोई बड़ा फर्क नहीं है। तो प्रकृति की नजर में केवल दो ही काम हो रहे हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, चलिए तो लेकिन आगे बढ़ने के पहले कुछ क्वेश्चंस के आप आंसर करेंगे। आपको बताना है, मैंने सामने आपको जो है वो नेम ऑफ इंट्रैक्शन मैंने खाली छोड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको जो है मैं यहाँ पे लेवल कर रहा हूं उसको के A B C D E F बगैर नकल किए। ठीक है, एनसीईआरटी देखे बगैर, पिछले लेक्चर के नोट्स देखे बगैर, आपको अभी तुरंत इसका आंसर करना है कि यदि प्लस और प्लस होगा पॉपुलेशन इंटरेक्शन में दोनों स्पीसीज के बीच में, तो नेम ऑफ इंटरेक्शन क्या है, दोनों माइनस माइनस होगा तो नेम ऑफ इंटरेक्शन क्या है, एक प्लस और एक माइनस होगा तो नेम ऑफ इंटरेक्शन क्या है, दूसरा प्लस एंड माइनस होगा तो नेम ऑफ इंटरेक्शन क्या है। यानी सी उठ के ऐसे आपको बताना है बेटा, प्लस एंड जीरो क्या होगा के, माइनस एंड जीरो तो क्या होगा के, और ये आपके टेबल देखिए। अब यहां दोनों में डी और ई में यदि आपने ऊपर नीचे लिख दिया तो कोई फर्क होगा नहीं, पड़ेगा नहीं, मैं सही मान लूंगा उसको, क्योंकि दोनों में डी और नहीं सीओडी कि मैं गलत बोल दिया, सीओडी में यदि आप जो है वो सीओडी में आपने जो है वो ऊपर नीचे लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आपको दो इंटरेक्शन से बताने जिनमें प्लस और माइनस हमको देखने मिलता है। ठीक है ना, चलिए आंसर कीजिए इसका पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और है कि आप बताइए मुझे कि ये जो इस इमेज में आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक चिड़िया है, कि वो छोटी सी चिड़िया जो है एक सीड को खा रही है, तो ये किस प्रकार का नेम आपको बताना है, नेम ऑफ इंटरेक्शन के। इस इमेज को देख के आपको बताना है कि कौन सा इंटरेक्शन ये शो करता है। ठीक है, विच बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, चिड़िया जब एक सीड को खाती है तो किस इंटरेक्शन को वो शो कर रहा है, ये आप मुझे बताएंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़े बेटा। चलिए अब देखो, जो इकोसिस्टम है वो उसमें जीवित जीव जो है आपस में जो इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, वो आपस में कनेक्टेड है, अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है। जब मैं बार बार फिजिकल इन्वायरमेंट शब्द का इस्तेमाल करता हूं, भौतिक पर्यावरण शब्द का इस्तेमाल करता हूं, तो उसका मतलब होता है बेटा एटमॉस्फेयर का निचला हिस्सा, लिथोस्फेयर का ऊपरी हिस्सा और हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, जलमंडल, स्थल मंडल का ऊपरी भाग और वायुमंडल का निचला भाग उसका फिजिकल एनवायरनमेंट में शामिल होता है। ठीक है ना, क्लियर? तो देखिए आप देख रहे हैं, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन दिखाई पड़ रही है, खाद्य श्रृंखलाएं दिखाई पड़ रही है, मतलब एवरी ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई किसी ना किसी का फूड है। जैसे मैंने कहा ग्रीन प्लांट है कॉर्न, जो कि T1 है, प्रोड्यूसर होते हैं बेटा, ये इसको हर्बीवोर खा रहा है, चूहा खा रहा है, इसे फिर जो है वो आउल ने खाया उसको, तो 3 लिंक्ड फूड चेन दिखाई पड़ रही है। 4 लिंक्ड फूड चेन देख रहे हैं आप कि कैरेट को खाया, रैबिट ने रैबिट को खाया, फॉक्स ने फॉक्स को खा लिया लायन नेट के, ग्रास को खाया, ग्रास ऊपर ने उसे खाया, फ्रॉग ने फ्रॉग को खाया, स्नेक ने और उसे खा लिया ईगल। तो आप देख रहे हैं कि इसे, तो इसका मतलब ये कि एवरी यानी हर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक फूड लेवल के समान हमको दिखाई पड़ रहा है कि कोई हर्बीवोर है, कोई कॉर्निवोर है, कोई टॉप कॉर्निवोर है।
ठीक है। तो प्रश्न यहां पर ये उठता है कि ये संबंध क्यों बने हुए हैं, कि क्या शिकार करना, परजीविता, जितने भी इंटरेक्शन पढ़े हमने, इनका क्या लॉजिक है इसके पीछे, तो मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा कि ये सब प्रकृति के ऐसा बोल सकते हैं कि इट्स लाइक ए मैट्रिक्स। प्रकृति ने एक मायाजाल बिछा रखा है कि वो तुम्हारा फूड है, वो तुम्हारा फूड है। जंगल में रहना है, यदि एक मांसाहारी जानवर को, कार्निवोर को, उसे शिकार करना ही पड़ेगा। कहते हैं ना कि घोड़ा यदि घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, एक कहावत है कि तो मतलब यह है कि घोड़ा जो है वो हर्बीवोर है, उसको जो है घास चाहिए खाने के लिए उसको, ठीक है। तो हर जीवित जीव जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और यही फ्लो ऑफ एनर्जी को बनाता है बेटा, ठीक है। और याद रखिए, अब ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि एक ट्रॉफिक लेवल जो हर एक फूड लेवल, जैसे ग्रीन प्लांट है एक फूड लेवल है, हर्बीवोर दूसरा फूड लेवल है, कॉर्निवोर तीसरा फूड लेवल है, टॉप कॉर्निवोर चौथा फूड लेवल है। तो हर एक फूड लेवल से कितना एनर्जी ट्रांसफर होता है उसे भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इकोसिस्टम को, के प्रकृति के रहस्यों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो इकोसिस्टम कहां पर आया, मैंने कहा ना कि जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेगी तो इकोसिस्टम बनता है। और ऐसे बड़े इकोसिस्टम जिनकी अपनी प्राकृतिक सीमा रेखाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बायोम कहते हैं। बायोम के एग्जाम्पल दो, चलो 3 एग्जाम्पल लिखो बायोम के। कौन से 3 एग्जाम्पल दीजिए बायोम के, बायोम के कोई भी 3 एग्जाम्पल मेरे को दीजिए आप, चलिए, ठीक है, क्लियर। तो देखो, तो ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, तब एक वर्किंग सिस्टम बनता है, क्रियाशील तंत्र बनता है, और उस वर्किंग सिस्टम को हम बोलते हैं बेटा इकोसिस्टम कहते हैं उसे हम, ठीक है। टर्म इकोसिस्टम को देने वाले साइंटिस्ट थे एजी टेंसले। ये एनसीईआरटी में नहीं है पर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि इकोसिस्टम टर्म को दिया था एजी टेंसले ने। इसको बायोसिनोसिस कहा था कार्ल मोबियस ने। मोबियस ने इसको बायोसिनोसिस कहा, मोबियस ने इसको बायोसिनोसिस कहा है इसको, के फॉर्म ने इसको माइक्रोकॉज्म कहा, फ्रेडरिक ने इसको होलोसीन कहा, थाइनेमैन ने इसको बायोसिस्टम कहा, ठीक है। लेकिन सबसे एक्सेप्टेड टर्म क्या है, इकोसिस्टम। अब आप बोलोगे सर ये क्यों याद करें, क्या रट लें, भैया पढ़ लो एक बार, याद रखो, क्योंकि क्या होता है मैच दी कॉलम टेबल में आते हैं वर्ड, एक तरफ नाम आएगा एक तरफ साइंटिस्ट का नाम आएगा, आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। इसलिए एग्जाम का पॉइंट है तो मैं कुछ भी इररिलेवेंट नहीं पढ़ाता हूं बेटा, इसलिए प्लीज हैव ट्रस्ट, और जो कह रहा हूं वो याद कर लो, ठीक है। जब एग्जाम में आएगा ना तो हम ही फोड़ कराएंगे, समझ गए ना, ठीक है। चलिए, तो बायोसिनोसिस टर्म मोबियस ने दिया, माइक्रोकॉज्म टर्म फॉर्म ने दिया, किसके लिए बेटा, इकोसिस्टम के लिए। होलोसिन फ्रेडरिक ने कहा, बायोसिस्टम थाइनेमैन ने कहा। तो इकोसिस्टम जो होता है इट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी की मूलभूत क्रियाशील इकाई। बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम होता है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी जीव जो एक जगह पर पाए जाते हैं, सारे प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब जो एक स्थान पर होते हैं, वे अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं और एक वर्किंग सिस्टम को बनाते हैं, और उस वर्किंग सिस्टम को बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। एक जगह पर मिलने वाले सारे के सारे प्लांट, एनिमल, माइक्रोब अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं और एक वर्किंग सिस्टम को बनाते हैं, उसे बोलते हैं हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए, बेहतर डेफिनेशन देखते हैं हम इकोसिस्टम की, वो है ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी। जैसे ही मैंने बायोलॉजिकल कम्युनिटी वर्ड इस्तेमाल किया, मतलब एक जगह पर मिलने वाली सारी पॉपुलेशन को मैंने एक साथ शामिल कर लिया। एक जगह पर मिलने वाली डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन, उसमें जो है प्लांट, एनिमल, माइक्रोब सब शामिल है, वो आ गया उसके अंदर के। तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो बतलाता है कि एक जगह पर मिलने वाली डिफरेंट टाइप की सारी पॉपुलेशन शामिल है उसके अंदर के। ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट के। तो याद रखिएगा, इकोसिस्टम क्या है, एक ऐसी बायोलॉजिकल कम्युनिटी है जिसमें कि जीवित जीव आपस में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं और फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं कि इकोसिस्टम में जो है प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी के सभी एक साथ मिलकर एक इकाई के रूप में काम कर रहे होते हैं, एक फंक्शन यूनिट के रूप में वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम जो है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर की, ये बायोस्फीयर जैव मंडल की जो है वो इस संरचनात्मक और क्रियात्मक जो है वो इकाई है बेटा, के बायोस्फीयर की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है इकोसिस्टम। देखो, बायोस्फीयर में मिनिमम यूनिट क्या होना चाहिए, जो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करे, के कोई भी जीवित जीव जो है वो दूसरे जीवों से भी इंटरेक्ट करता है, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट करता है और उससे एक वर्किंग सिस्टम बनता है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और ये इकोलॉजी की भी बेसिक फंक्शनल यूनिट है, पूरे बायोस्फीयर की बेसिक फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ मैटर। मैंने कहा ना, 2 काम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, पदार्थों का आदान प्रदान होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में। हम जो सांस ले रहे हैं, के मतलब हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया, सांस लिया, CO2 को बाहर छोड़ा हमने, तो हम अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं,
ठीक है ना, मेटेरियल का एक्सचेंज कर रहे हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मेटेरियल का एक्सचेंज करना, फ्लो ऑफ एनर्जी का होना, ये इकोसिस्टम की मूलभूत कार्यों में से एक होता है। कि जहां पर क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है इकोसिस्टम बायोस्फीयर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, जहां पर पदार्थों का आदान प्रदान जीवित जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच में होता है। ठीक है, यूजिन ओडम ने कहा था, कॉपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ए सर्वाइवल स्ट्रेटजी वेरी कॉमन इन नेचुरल सिस्टम्स इज वन दैट ह्यूमैनिटी नीड टू इम्यूलेट। के यूजिन ओडम ने कहा था कि आपस में सहयोग करना, एक दूसरे को कॉपरेट करना, ये प्राकृतिक जीवन में, नेचुरल सिस्टम में जो है जिंदा बने रहने की एक रणनीति होती है, एक स्ट्रेटजी होती है, और इसको मानवता को सीखना होगा, मनुष्य को भी सीखना होगा कि हम भी जीवित जीवों से इस प्रकार से इंटरेक्ट करें कि हम सबको जो है वो म्यूचुअली एक दूसरे को कॉपरेट करें, हम कि डिस्ट्रॉय ना करें, हम कि हम कॉपरेशन पर वर्क करेंगे। तो ये मनुष्य को सीखना जरूरी है, इसलिए तभी पूरा एनवायरमेंट सेव रह पाएगा। ठीक है, तो प्रोफेसर यूजिन ओडम को हम फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी कहते हैं। प्रोफेसर यूजिन ओडम को हम फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी कहते हैं। एनसीईआरटी का में से लिया है बेटा हमने, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। के तो प्रोफेसर यूजिन ओडम फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी कहलाते हैं, और इनको क्राफोर्ड प्राइज मिला था, जिसको हम नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट मानते हैं इकोलॉजी के फील्ड में। के तो अलग से कोई नोबेल प्राइज इकोलॉजी में नहीं मिलता है, तो हम एक प्राइज होता है क्राफोर्ड प्राइज, जिसका लेवल जो है वो नोबेल प्राइज के स्तर का ही होता है, और ये इकोलॉजी का एक प्रकार का नोबेल प्राइज है, इनको मिला था। ठीक है, देखिए अब गौर से देखिए बेटा, यदि हम बात करते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के घटक क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे इकोसिस्टम में एबायोटिक और बायोटिक दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो एबायोटिक कंपोनेंट को आता है, जैसे जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा जलमंडल है, वो सब एबायोटिक कंपोनेंट। हाँ, लाइफ नहीं है वो जिसमें कि जीवन नहीं, वो एबायोटिक कंपोनेंट। टेम्परेचर भी एबायोटिक कंपोनेंट है, रेनफॉल भी एबायोटिक कंपोनेंट है, सॉइल भी एबायोटिक कंपोनेंट के, जो जीवित जीव है वो बायोटिक कंपोनेंट को आते हैं। तो वास्तव में इकोसिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट है वो दो तरह के हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, और इनके बीच ही इंटरेक्शन होता है। ठीक है, देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे कि नॉन लिविंग और लिविंग के ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और इससे क्रियाशील तंत्र बनता है, इसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं एनसीईआरटी पाते हैं। एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ये प्रकृति की क्रियाशील इकाई होती है, वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स, जहां पे कि जीवित जीव आपस में अनोन्य क्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, एंड आल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट के, और अपने भौतिक पर्यावरण से भी इंटरेक्शन करते हैं। इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम स्मॉल पॉन्ड टू द लार्ज फॉरेस्ट और सी, के इकोसिस्टम जो है वो छोटे से बड़े साइज का होता है। देखो जैसे हमने कोई खेत लगाया हुआ, अपने घर के सामने हमने कोई गार्डन लगाया हुआ है, या हमारे खेत में हमने खेती की हुई है, तो फार्म हाउस जो है वो मैन मेड, एक्चुअली वो भी इकोसिस्टम है, मैन मेड। हमारे घर में एक्वेरियम रखा है, वो भी मैन मेड इकोसिस्टम है। के एक ट्री जो होता है वो अपने आप में, एक वृक्ष जो होता है वो अपने आप में पूरा कंप्लीट एक इकोसिस्टम होता है, उसको हम ट्री इकोसिस्टम कहते हैं। समझ लीजिए, एक पेड़ जो काटते हैं ना वो पूरा अपने आप में एक ट्री एक इकोसिस्टम के बराबर होता है। फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, महासागर एक इकोसिस्टम है। तो एक्चुअली में जो बड़े इकोसिस्टम है वो बायोम कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम का साइज जो है वो छोटे से लेके बड़े बड़े लेवल पर भी हो सकता है। ठीक है, कई इकोलॉजिस्ट मानते हैं कि हमारा पूरा बायोस्फीयर है वो एक ग्लोबल इकोसिस्टम के। कई सारे वैज्ञानिक कहते हैं कि अर्थ पर जो लाइफ है वो अपने आप में एक यूनिक टाइप का इकोसिस्टम है के। तो एक जब हम वर्ड यूज करते हैं ग्लोबल इकोसिस्टम वर्ड यूज करते हैं, तो ग्लोबल इकोसिस्टम का मतलब है कि पूरी अर्थ का वो हिस्सा जहां पर जीवन प्रेजेंट है, जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है। मतलब वो जीवन की दशाओं को बतलाता है कि लाइफ कहां पॉसिबल है के। उसका कंपेयर करते हैं हम मार्स से, कंपेयर करते हैं हम जुपिटर से, कंपेयर करते हैं मरकरी से, कंपेयर करते हैं हम दूसरे प्लैनेट से, यहां पर हम लाइफ को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, since this system is too much big and complex to be studied at one time, it is convenient to divide it into two basic categories, जिसे हम टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक सिस्टम कहते हैं। अब पूरी अर्थ का जो बायोस्फीयर है उसमें सब तरह का सारे कई तरह के उसमें जो है वो वेरिएशन देखने मिलते हैं आपको। कहीं पानी प्रेजेंट है, कहीं जमीन प्रेजेंट है, तो वो अपने आप में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। यदि हम ग्लोबल इकोसिस्टम की बात करें तो ग्लोबल इकोसिस्टम को भी हमने दो हिस्सों में बांट लिया। हमने कहा एक तो वो जो एक्वाटिक है, जो वाटर पर बेस्ड है, दूसरा जो टेरेस्ट्रियल है। तो एक होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम, दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, देखो बेटा, जैसे मैंने कहा फॉरेस्ट हुए,
बड़े बड़े जंगल हुए, फॉरेस्ट हुए, घास के मैदान हुए, ग्रासलैंड हुए, डेजर्ट हुए, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं। जबकि झील हुआ, तालाब हुआ, वेटलैंड हुआ, रिवर हुआ, इस्चुरी हुई, ये सब क्या होते हैं? ये एक्वाटिक इकोसिस्टम होते हैं। ठीक है, इस महासागर, ओशन भी इसके अंदर शामिल है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्लोबल इकोसिस्टम है उसको भी हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है। हमने कहा एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जहां पे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, जो भी चपाराइल, सवाना, वो सब इसके अंदर आते हैं। और जो एक्वाटिक है, पॉन्ड, लेक, सी, ओशियन, वो सब इसके अंदर आते हैं बेटा। ठीक है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में आते हैं। फिर जो क्रॉप फील्ड है, जो खेती करते हैं हम, खेत हमारे जो होते हैं, और जो एक्वेरियम होता है ये मैन मेड इकोसिस्टम में आता है, मानव निर्मित इकोसिस्टम में आता है। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बियॉन्ड एनसीईआरटी की कुछ चीजें आपको बताऊंगा, जैसे कि विच इज द मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड इकोसिस्टम, तो हम बोलते हैं क्रेटर। ठीक है, क्रेटर इकोसिस्टम जो होते हैं वो रिसेंटली डिस्कवर्ड इकोसिस्टम में से एक होते हैं। क्रेटर क्या होता है? एक ज्वालामुखी विस्फोट होता है, एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ये वोल्केनो इरप्शन हुआ, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, लावा बाहर निकला। ठीक है, लावा ठंडा हो गया, तो यहां पे ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है वहां पे एक ऐसा बड़ा सा जो है वो ऊपरी हिस्सा होता है इस तरह का, जो आगे चल के एक वोल्केनो था, उससे लावा बाहर निकला, वो इनएक्टिव हो गया। अब वोल्केनो इनएक्टिव हो चुका, अब वोल्केनो एक्टिव नहीं है, ज्वालामुखी एक्टिव नहीं है, वो निष्क्रिय ज्वालामुखी है। उसका ऊपरी हिस्सा जहां से लावा निकला था वहां पे एक जो है वो तालाब के सा हिस्सा बन जाता है, छोटा सा, वहां पे एक कटोरे जैसा बन जाता है, उसमें बड़े साइज का, समझिए एक तालाब है वो कटोरे के समान आकार का दिखाई, कटोरे के समान शेप का दिखाई पड़ रहा है, उसमें जो है पानी इकट्ठा आता है, और फिर यहां पर जीवन की शुरुआत होती है। ये होता है क्रेटर इकोसिस्टम होता है। क्या होता है? ये क्रेटर इकोसिस्टम होता है। ठीक है, पूछा गया एक बार एम्स के अंदर, इसलिए दिमाग में रखना है हमको ये। फिर अब बात करते हैं हम कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम की संरचना में क्या होता है, मतलब क्या शामिल है उसके अंदर के? उसके अंदर शामिल है द इनपुट प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट? मतलब दिस इज रिलेटेड विद द कि एनर्जी का सोर्स कहां से आता है, कि एनर्जी सोर्स के ऊर्जा कहां से आ रही है। ठीक है ना, और उस ऊर्जा को हम कैसे हार्वेस्ट कर पाते हैं। एनर्जी का सोर्स एंड हाउ टू हार्वेस्ट द एनर्जी, के एनर्जी को कैसे हम ले पा रहे हैं। जैसे कि समझो बात को, एनसीईआरटी में एक ही वर्ड लिखा, इनपुट ब्रैकेट में प्रोडक्टिविटी। इनपुट का मतलब यह है कि जो ऊर्जा बाहर से आ रही है वो ऊर्जा कहां से आ रही है, क्या सन से आ रही है या केमिकल एनर्जी, कौन सा एनर्जी। फिर उस एनर्जी को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करके स्टोर कर रहे हैं, कैसे उसको हम जो है वो हार्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एनर्जी हार्वेस्ट करने का मतलब है कि सोलर एनर्जी को कैप्चर किया हमने और इलेक्ट्रॉन के थ्रू हमने उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। जब ग्रीन प्लांट, ध्यान से बात, जब ग्रीन प्लांट जो होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वे फोटोसिंथेसिस करते हैं और सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फूड को स्टोर करते हैं। इसे बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, इसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। हरे पौधों को जो है वो एनिमल खा लेते हैं, तो एनिमल की बॉडी में जो है वो एनर्जी आ जाती है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, जो कंज्यूमर के लेवल पे होती है। प्रोड्यूसर के लेवल पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, प्राथमिक उत्पादकता होती है। कंज्यूमर के लेवल पे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है, द्वितीयक उत्पादकता होती है। ठीक है ना, क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट का मतलब, यदि आप सोचिए सिंपल से स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में, यदि एनर्जी का इनपुट नहीं होगा, इफ देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इनपुट ऑफ एनर्जी, तो क्या इकोसिस्टम बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इकोसिस्टम नेवर प्रेजेंट इनसाइड कैव। गुफा के अंदर आपको इकोसिस्टम नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पे एनर्जी का सोर्स नहीं मिलेगा, आपको सनलाइट नहीं पहुंचेगी वहां पे। ठीक है ना, देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि कुछ बैक्टीरिया वहां पे केमिकल एनर्जी से जो है वो अपना वो सर्वाइव कर सके, बट एक प्रोमिनेंट इकोसिस्टम आपको केव के अंदर देखने नहीं मिलेगा। दूसरा स्ट्रक्चर है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कि जो ऊर्जा का सोर्स आपसे, आपने जो ऊर्जा लिया, आपने ऊर्जा को जो इकट्ठा किया, आपने ऊर्जा को जो आपने जो है स्टोर किया, इस एनर्जी को आप एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, एक फूड लेवल से अगले फूड लेवल में कैसे ट्रांसफर करेंगे, कि प्रोड्यूसर से हार्बीवोर, हार्बीवोर से कॉर्निवोर, कॉर्निवोर से टॉप कॉर्निवोर के, तो वो जो फूड चेन है वो भी शामिल है इसके अंदर। और ऐसी कई सारी फूड चेन आपस में इंटरमिंगल होती हैं, ऐसी कई सारी फूड चेन आपस में गुथी हुई होती है, तो उससे फूड वेब बनता है। ठीक है, फूड वेब का मतलब ये कि भाई देखो चूहा है, चूहे को सांप ने खा लिया, मान लो हमने कहा, तो क्या चूहे को सांप ने खाया? ठीक है, उसी चूहे को एक बाज भी खा सकता है, उसी चूहे को एक उल्लू भी खा सकता है। तो मतलब ये कि वो चूहा जो है कई कई सारे जीवों का भोजन बन सकता है, बन सकता है या नहीं बन सकता है?
बन सकता है, ठीक है। तो मतलब कई सारी फूड चेन आपस में कनेक्ट हो गई चूहे पे आके। जो चूहे ने खाया अनाज, तो उस अनाज को केवल चूहा थोड़ी ना खाएगा, उस अनाज को दूसरे इंसेक्ट भी खा सकते हैं, चिड़िया भी खा सकती है ना। तो उस अनाज पे कई सारे जीव डिपेंडेंट हैं। तो वास्तव में कई सारी फूड चेन आपस में जब गुथी होती है तो एक फूड वेब बनती है जो इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। आगे पढ़ेंगे डिटेल में हम। अब इतना समझिए कि ये फूड चेन, फूड वेब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में शामिल है और न्यूट्रिएंट साइकिल। एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल में जाएगा, एक फूड लेवल से अगले फूड लेवल में जाएगा, और जो मटेरियल है वो भी ट्रांसफर होगा साथ में। भाई हमारे को जो मिनरल्स मिलते हैं, यदि मैं आपसे बोलता हूं कि आपकी बॉडी में आपने बोला सर मेरे को आयरन की कमी हो रही, थोड़ी सी विटामिन बी भी कम हो रहा है, मेरे को लगता है कि हेल्दी डाइट नहीं है मेरी, क्या करा? मैं बोलूंगा बेटा हरी सब्जी खाओ, पालक का सूप पियो, टमाटर खाया करो, फ्रूट्स खाया करो। अच्छा क्यों? टमाटर, फ्रूट, हरी सब्जियां, ये सब क्या है? प्रोड्यूसर है ना बेटा। ये क्या है? ये प्लांट प्रोडक्ट है। आप जो प्लांट की बॉडी में जो कहना पालक खाया, तो पालक के अंदर जो आयरन था वो आपकी बॉडी में आ गया, मतलब पहले पालक में था वो, आपने उसे खाया तो आपकी बॉडी में आ गया, है कि नहीं? न्यूट्रिएंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आपका ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्या क्लियर? तो वास्तव में जो न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग है, और फिर एक व्यक्ति के मरने के बाद, जीवित जीव के मरने के बाद उसकी बॉडी से वो डिकम्पोजिशन होता है और ऑर्गेनिक कंपोनेंट को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं डिकम्पोजर्स, और वो न्यूट्रिएंट को वापस मिट्टी में मिलाए थे। मिट्टी से लिया, ग्रीन प्लांट ने वो सब कुछ कहां से लिया था? उसने सॉइल से लिया था, उसके अंदर आ गया, हमने खाया, हमारे अंदर आ गया, हमारे से कहीं और चला गया, और फाइनली डिकम्पोजर ने डिकम्पोज कर दिया, ठीक है। फिर द आउटपुट, कि अब आपने इनपुट लिया था, एनर्जी अंदर लिया, अब जो आपका इकोसिस्टम है उससे कितना एनर्जी आप हीट के रूप में बाहर निकल के, हाउ मच एनर्जी यू लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, कितना हीट इकोसिस्टम से बाहर निकल रहा है, कि कैसे आप जो है वो मेटल को डिग्रेड कर रहे हैं, कैसे न्यूट्रिएंट को आप डिग्रेड कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है आउटपुट के। इसका मतलब ये हुआ कि एक इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में 3 चीजें शामिल है बेटा, इनपुट, आउटपुट और ट्रांसफर के। एंड इनपुट ऑफ एनर्जी प्रोडक्टिविटी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, देन द आउटपुट ऑफ एनर्जी के। क्लियर? एनर्जी का लॉस शामिल है इसके अंदर। तो एनर्जी को लेना, इनपुट में आया, एनर्जी को लूज करना, आउटपुट के अंदर आया, के एनर्जी का ट्रांसफर करना, वो दूसरी स्टेप होती है, ठीक है ना। ये हो गया इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर हो गया। वेरी वेरी आईएमपी भूलना नहीं है हमको, क्लियर। फिर बात करते हैं बेटा the relationship of ecosystem that are created as a result of this energy flow within the system and their interrelationship relationship के। मतलब सारा खेल जो है वो ऊर्जा पे चल रहा है। मैं हमेशा कहता हूं आपसे, जिंदगी में बेटा एक बात याद रखना, लाइफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, ऊष्मागतिकी के नियम। कभी मत भूलना जिंदगी में। मैं कहता हूं केमिस्ट्री में इक्वेशन भूल जाना उसके भले से, आगे चल के जब कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डॉक्टर बन जाएंगे आप, पर मूल सिद्धांत मत भूलना। नंबर 1, जो ऊर्जा है उसको आप क्रिएट नहीं कर सकते, वो एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। हम जो करते हैं, जैसा करते हैं, वैसा हमारे पास लौट कर आता है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन के समान मीट के। हमारी जो ऊर्जा हम डालते हैं, जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमको जो है वो जो भी हम इंस्पिरेशन अपने अच्छे कार्यों से लेते हैं, अच्छी सोच से लेते हैं, वही जो है वो आगे आगे ट्रांसफॉर्म होती है, आगे कहीं कहीं किसी को हम दे पाते हैं। दूसरा सिद्धांत ये है, वो ये है कि जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. वो कभी देख क्या याद रखिए कि एनर्जी जो होती है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो ऊर्जा की हम बात करते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि यदि मान लीजिए मैं मेहनत कर रहा हूं अपने फील्ड में, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरे को कोई पहचान भी नहीं रहा है, कोई जान भी नहीं रहा मेरे को, पर मैं कहता हूं आपसे, आप ये सोचना ही मत कभी, क्योंकि क्या होता है, प्रकृति सूद समेत लौटाएगी आपको, बशर्ते आप ईमानदारी से अपना प्रयास कर रहे हो। ईमानदारी से अपना प्रयास कर रहे हो आप, जो है एनर्जी पुट कर लगा रहे हो आप, तो चाहे आप क्रिकेटर हो, चाहे फुटबॉलर हो, चाहे आप पेंटर हो, चाहे आप गायक हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आप ईमानदारी से कर रहे हैं, लगातार परिणाम को सोचे हुए लगातार मेहनत कर रहे हैं आप, तो आप जानिएगा
एक दिन सूद समेत लौटाएगी प्रकृति। प्रकृति कभी भी इनजस्टिस नहीं करती, कभी बेईमानी नहीं करती है। ये प्रकृति, नेचर बेईमानी नहीं करता, ये वही लौटाएगा जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप जितना ऊर्जा आपने दिया है उतना लौटाएगा, आपको जरूर लौटाएगा। ठीक है, मेरा दृढ़ विश्वास है। जो हम कहते हैं ना कि सीक्रेट की प्रकृति में रहस्य कैसे चमत्कार होंगे, चमत्कार नहीं है वो, आपकी ही ऊर्जा इकट्ठी होकर आपके पास लौट के आती है। इसलिए कभी जिंदगी में नेगेटिव नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी को टीज नहीं करना, किसी का दिल मत दुखाना, जजमेंटल मत बनिए, भेदभाव मत कीजिए, लोगों के भड़काने में मत आइए, अच्छे नागरिक बनिए। हमेशा जीवन में प्रयास कीजिए कुछ अच्छा करने के लिए। उससे क्या होगा बेटा? उससे होगा ये कि जो तुम अच्छे की ऊर्जा तुम डाल रहे हो ना, वो इकट्ठी होगी और बहुत अच्छा तुम्हारे पास लौट कर आएगा। ये सच्चाई है। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं कहां पे हम थे, यहां पे कि इकोसिस्टम जो है उसमें ऊर्जा का जो संचार है उसने कई संबंध स्थापित कर दिए। वो संबंध क्या है तो देखिए, तो हम कहते हैं यहां पे कि रिलेशनशिप इन इकोसिस्टम दैट आर क्रिएटेड एज रिजल्ट ऑफ दिस एनर्जी फ्लो। इन ऊर्जा प्रवाह के कारण जो संबंध बनते हैं और जो अंतर संबंध बनते हैं वो क्या है, वो बनते हैं साइकिल्स के रूप में होते हैं, चेन के रूप में होते हैं, वेब के रूप में होते हैं। मतलब हम बोलते हैं, जब हम कहते हैं कार्बन साइकिल, कि कार्बन बॉडी में कैसे आया, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कार्बन कैसे आया, एंड प्लांट में कार्बन CO2 को उसने कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया, उससे खाया एक एनिमल ने, उसके बॉडी में कार्बन गया। तो कार्बन का अपना एक पूरा साइकिल है। कार्बन कैसे जो है वो CO2 से आया था, कैसे जो जीवित जीव के अंदर गया, कैसे फूड में कन्वर्ट हुआ, कैसे एक से दूसरे जीव के अंदर गया, कार्बन साइकिल है। नाइट्रोजन साइकिल होता है, वाटर साइकिल होता है, फास्फोरस का साइकिल होता है, सल्फर का साइकिल होता है। ये सब इसी सिस्टम में चल रहा है। फिर चेन की बात करते हैं, हर्बीवोर को कॉर्निवोर, मैंने कहा आपसे कि ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर को हर्बीवोर ने खाया, कॉर्निवोर ने खाया, टॉप कॉर्निवोर ने खाया, मर गया, डिकम्पोजर ने क्रिया किया, उसको मटेरियल वापस मिट्टी के अंदर आ करके, फिर प्रोड्यूसर ने मटेरियल को लिया और फूड को बनाया। ये लगातार चेन चल रहा होता है। ठीक है, और ऐसी कई चेन इंटरमिंगल्ड होगी तो एक फूड वेब बनता है। तो ये इंटरकनेक्शंस कैसे बने? एनर्जी के कारण बने, जीवों के एक दूसरे पर निर्भर इंटरडिपेंडेंसी के कारण बने, इंटरेक्शन के कारण बने, अनुन्य क्रिया के कारण ये संबंध बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, interactions of biotic and abiotic component results in a physical structure that is characteristic of each type of ecosystem। देखिए, बड़ी अच्छी बात लिखी के, एंड बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, जैविक और आजीविक घटक आपस में अनुन्य क्रिया करते हैं, उससे एक भौतिक संरचना बनती है, फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है, जो हर एक इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक होती है। मैंने कहा ना, डेजर्ट इकोसिस्टम डिफरेंट होगा ट्रॉपिकल इकोसिस्टम से, पॉन्ड इकोसिस्टम डिफरेंट होगा मैराइन इकोसिस्टम से, के वहां पे जीवों के टाइप अलग अलग है। देखो पॉन्ड में क्या हो रहा है, फाइटोप्लैंक्टन को खा रहा है जू प्लैंक्टन खा रही है स्मॉल फिश को खा रही होती है लार्ज फिश। ये तालाब के अंदर हो रहा है। ठीक है, फॉरेस्ट की ट्रॉक की बात करें हम वहां पे, तो फॉरेस्ट में हमने कहा ग्रीन प्लांट है, उसे खाने वाले हर्बीवोर है, कॉर्निवोर, टॉप कॉर्निवोर, देन डिकम्पोजर। ठीक है ना। डेजर्ट में बात करें आप, तो डेजर्ट में आप देखेंगे कि जो एनिमल है वो डिफरेंट टाइप के, वहां पे प्लांट स्कार से कम दिखाई पड़ रहे हैं प्लांट आपको के। तो यदि कोई पूछता आपसे कि विच इज द मोस्ट लीस्ट, कोई बोलता विच इज द लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, कौन सा इकोसिस्टम सबसे कम उत्पादक होगा? भाई देखो, कोई भी इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है, लीस्ट मतलब कम, कौन सा इकोसिस्टम कम उत्पादक होगा? कोई भी इकोसिस्टम की जो उत्पादकता है वो डिपेंड करती है कि कितने ग्रीन प्लांट वहां प्रेजेंट है, कितने ग्रीन प्लांट वहां पर एनर्जी को हार्वेस्ट कर पा रख पा रहे हैं, इनपुट कितना आ पा रहा है। जितना इनपुट सिस्टम के अंदर आएगा उतना सिस्टम रिच होगा। आ रही बात समझ में? तो उतना अधिक प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होगा। तो डेजर्ट इज द लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, क्योंकि वहां पे प्लांट कम होते हैं। ठीक है ना, क्लियर? फिर देखिए, अब मैंने आपको बताया डेजर्ट में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप के एनिमल है, पॉन्ड में डिफरेंट टाइप का इसका सिस्टम है। तो मतलब ये है कि हम जीवित जीवों को पहचान सकते हैं, उनके टाइप को बता सकते हैं हम कि भाई कौन से प्लांट है, कौन से एनिमल स्पीसीज वहां प्रेजेंट है, और उससे एक इकोसिस्टम को हम डिफाइन करते हैं। और ये स्पीसीज कंपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिफाइन एन इकोसिस्टम। Identification and enumeration of plant and animal species of an ecosystem gives its species composition। एक इकोसिस्टम के अंदर जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज पाई जाती है उनको पहचानना और उनको न्यूमेरिकल तरीके, देखो इन्यूमरेशन होता है कि उनको नंबर बना देना, उनको लाइन से लिख लेना एक के बाद एक। इन्यूमरेशन का मतलब होता है पॉइंट वाइज दे देना कि कितने तरह के प्लांट प्रेजेंट है, कितने एनिमल प्रेजेंट है, उनके सबके नाम हमारे पास लिस्ट होना चाहिए। लिस्टिंग, बेसिकली हम बोलेंगे लिस्टिंग। तो हमने क्या बोला आपसे कि पौधों को और जंतुओं को, एनिमल स्पीसीज को पहचानना, उनका लिस्टिंग करना, और उससे हमें एक इकोसिस्टम के स्पीसीज कंपोजिशन का मालूम चलता है। अब याद रखिएगा,
विच इज द इकोसिस्टम दैट इज हैविंग द मोस्ट रिच स्पीसीज कंपोजिशन। वो कौन सा इकोसिस्टम है जिसमें आपको सबसे अधिक धनी प्रजाति संगठन देखने मिलेगा, स्पीसीज कंपोजिशन देखने मिलेगा? आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दे हैव द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, दे हैव द मैक्सिमम हाईएस्ट स्पीसीज कंपोजिशन प्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, देखिए स्पीसीज कंपोजिशन मैक इकोसिस्टम यूनिक के जो प्रजाति संगठन होता है, स्पीसीज कंपोजिशन होता है, वो इकोसिस्टम को विशिष्ट बनाता है, यूनिक बनाता है। क्यों बेटा? इसलिए यूनिक बनाता है वो क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा एक डेजर्ट है, मरुस्थल है, वहां पे क्या है, कटीली झाड़ियां लगी हुई हैं, ठीक है, स्मॉल जीरोफिटिक प्लांट लगे हुए हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर है, वो थोड़े दूर मतलब पास नहीं, दूरी पर है। फिर रात को निकलते हैं रैप्टाइल्स वहां पे, है ना, डिफरेंट है ये। ग्रासलैंड में बचे, घास के मैदान बचे, यहाँ पे ग्रासलैंड में क्या है, घास है, हिरण है, रैबिट है, लोमड़ी है, टाइगर है। दैट इज द ग्रासलैंड सिस्टम, है ना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल डिफरेंट टाइप के, मैंने कहा वहां पर भी जो है कि आपको प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट दिखाई पड़ेंगे, ज़ेब्रा दिखाई पड़ेगा आपको, जिराफ दिखाई पड़ेगा आपको वहां पे के, और आपको वहां पे जो है वो टाइगर दिखाई पड़ेंगे आपको के, एलिफेंट दिखाई पड़ेंगे, मतलब पूरा सिस्टम जो है वो डिफरेंट रहेगा। तो हर एक इकोसिस्टम का अपना एक स्पीसीज कंपोजिशन है। जब हम काजीरंगा घूमने आते हैं आसाम में, तो हमें क्या दिखाई पड़ते हैं, गेंडा दिखाई पड़ते हैं यहाँ पे, है ना। हम जब जो है किसी टाइगर रिजर्व में आते हैं तो हमको टाइगर, हिरण ये सब दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। जब हम जो है वो रन ऑफ कच्छ में आते हैं तो हमको जो है वो कई तरह के गधे दिखाई पड़ते हैं। हाँ, रन ऑफ कच्छ में जो है वो वास्तव में कई प्रकार के गधे प्रेजेंट है, यहाँ पे गधों की सेंचुरी वहां पर है। भरतपुर वर्ड सेंचुरी में जाएंगे, आपको वर्ड दिखाई पड़ेंगे डिफरेंट टाइप के आपको, मतलब एवरीवेयर दिस जो है वो डिफरेंस है, यानी किस प्रकार प्रजातियों का, जैसे मैंने आपसे कहा किस प्रकार प्रजातियों का वहां पे वितरण है, उस पर डिपेंड करता है। आप मेडागास्कर जाइए, कभी मेडागास्कर जाकर देखेंगे आप तो आपको दिखाई पड़ेगा कि अरे ये सारे एनिमल डिफरेंट ही है, तो हमारे यहाँ कोई दिखते ही नहीं इसमें से। लीमर अलग अलग तरह के लीमर दिखाई पड़ेंगे, मंकी डिफरेंट टाइप के दिखाई पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे आपको कंगारूज दिखाई पड़ेंगे डिफरेंट टाइप के। तो मतलब यह है कि स्पीसीज कंपोजिशन किसी भी इकोसिस्टम की को यूनिकनेस को वो बतलाता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे कहा ना कि जितना अधिक स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी किसी इकोसिस्टम में, जितनी अधिक स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी वो इकोसिस्टम उतना अधिक स्टेबल होगा, ओके। क्योंकि ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी से क्या फायदा होगा, मोर फूड रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, कि अधिक प्रकार के फूड रिसोर्स अवेलेबल होंगे, अधिक प्रकार के हैबिटेट वहां पर बनेंगे। और कभी इन्वायरमेंटल चेंजेस होता है ना, तो इन्वायरमेंटल चेंज होने पर चूंकि वहां पे वैरायटी ऑफ प्लांट और वैरायटी ऑफ एनिमल प्रेजेंट है, तो कुछ ना कुछ एनिमल प्लांट होंगे वो उस इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लेंगे, तो इकोसिस्टम एकदम से डैमेज नहीं होगा। याद रखिएगा, Why tropical rainforest is having is the stable ecosystem? याद रखिए, सबसे अधिक स्टेबल इकोसिस्टम जो है वो है मैराइन इकोसिस्टम और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के। वहां पर सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जिसके चलते जो है वो दे हैव मोर रिसाइलेंस, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस को आसानी से वो टॉलरेट कर पाते हैं, सहन कर पाते हैं, उठके। तो याद रखिएगा कि स्पीसीज डाइवर्सिटी जितनी अधिक होगी उतना अधिक इकोसिस्टम का स्टेबिलिटी होगा। और इसके पीछे कारण ये होता है कि अधिक फूड रिसोर्स अवेलेबल होंगे, अधिक प्रकार के आवास या हैबिटेट हमको देखने मिलेंगे, अधिक, और जो है इन्वायरमेंटल परिवर्तन होने पर इकोसिस्टम अपने आप अब उस परिवर्तनों से आसानी से अपने आप को उभार पाएगा और अधिक रेजिस्टेंस होगा, और जो है डैमेज होने के बाद अब जल्दी से वो रिकवर भी कर पाएगा, ठीक है। फिर vertical distribution of different species occupying different level is called the stratification, के। और याद रखिए मैक्सिमम आपको स्ट्रेटिफिकेशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने मिलता है। आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में आपको मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन देखने मिलता है, ठीक है। क्या मतलब है, बड़े बड़े पेड़ है के, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है बेटा कि बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, उनकी कैनोपी के, उनकी छाया में, उनके नीचे स्मॉल ट्री प्रेजेंट है, ठीक है। इन पेड़ों पर ग्रो करती हुई लाइनस वुडी क्लिम्बर है, जो ऊपर निकल के यहां पे
निकल रहे होते हैं कि वुडी क्लिम्बर है, जो लाइनास बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम वुडी क्लिम्बर को हम लाइनास बोलते हैं। लाइनास वुडी क्लिम्बर होते हैं जो कि पेड़ जो है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखने मिलते हैं, और ये पेड़ पर चढ़ के जो ऊपर लाइट के लिए कॉम्पीट करते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे अधिक कॉम्पिटिशन प्लांट्स के बीच में है, और वो सनलाइट के लिए, क्योंकि इतनी घनी कैनोपी होती है कि सनलाइट नीचे तक नहीं आ पाती है। शेडी ट्री प्लांट लग रहे हैं, फिर शर्ब लगी होती है, झाड़ियां लगी होती हैं, देन उसके बाद क्या होता है, हर्ब लगी होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बड़े ट्री, स्मॉल ट्री, शर्ब, हर्ब, आपको अलग अलग लेवल देखने मिल रहे हैं यहाँ पे। तो वर्टिकली आपको सबसे ऊपर बड़े ट्री हैं, फिर छोटे स्मॉल ट्री हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं झाड़ियां हैं, आप देख रहे हैं उसका जो है शाकी पौधे, हर्बेसियस प्लांट प्रेजेंट है। तो ऐसे आपको मल्टीपल लेवल देखने मिल रहे हैं, जो कहलाता है स्ट्रेटिफिकेशन। देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में। फॉर एग्जाम्पल, ट्री ऑक्यूपाई द टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। वृक्ष जो होते हैं वो सबसे टॉप इस लेवल पर लेयर पे होते हैं, फिर झाड़ियां दूसरे नंबर पे, हर्ब और ग्रासेस जो है तीसरे नंबर बॉटम लेयर में होती हैं। ठीक, तो एक्चुअली में स्तर इससे अधिक भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कहता है द लार्जर ट्रीज होते हैं, ठीक है, देन स्मॉलर ट्री जो शेड में उग सकते हैं वो होते हैं, देन उसके बाद जो है वो झाड़ियां होती हैं, हर्ब होती है, अंडर शर्ब होती है, देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएज के। तो सिंप्लीफाइड करके एनसीईआरटी ने बोला कि भाई देखो एक के बाद एक कई सारे ट्री होगा, शर्ब होगा, हर्ब होगा, ऐसे कई लेवल होते हैं, इसको हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन देखने मिलता है। ठीक है, अब द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट के। जब हम जो है वो कुछ जो है वो निम्नलिखित एस्पेक्ट को शामिल करते हैं तो हमें पूरा इकोसिस्टम एक इकाई के रूप में काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। और ये एस्पेक्ट क्या होते हैं? ये एस्पेक्ट होते हैं बेटा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि ग्रीन प्लांट ने फूड को बनाया, सनलाइट को लिया उन्होंने और सनलाइट से उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, फूड को बनाया, दैट इज दी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वो क्या है? वो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राथमिक उत्पादकता है, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। ठीक है ना? अब देखो ये भी दो तरह की होती है। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है दो तरह की होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हम आगे बात करेंगे, अलग से एक हिस्सा रखा है इकोसिस्टम में, उसको हम देखेंगे, अभी छोड़ देते हैं उसको। अब इतना कहते हैं ग्रीन प्लांट ने जो फूड बनाया वो प्रोडक्टिविटी है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। ग्रीन प्लांट को जो है कंज्यूमर्स ने, एनिमल ने खाया, तो एनिमल की बॉडी में क्या है? वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, तो मतलब ये आपस में जुड़े या नहीं जुड़े? जुड़ गए आपस में। ग्रीन प्लांट, सनलाइट, ग्रीन प्लांट, एनिमल्स, हर्बीवोर, कॉर्निवोर, टॉप कॉर्निवोर, जुड़े कि नहीं जुड़े? देन डिकम्पोजर, सब जुड़ा है सिस्टम पूरा आपस में एक इकाई के रूप में। फिर डिकम्पोजिशन, जो ग्रीन प्लांट थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने इनऑर्गेनिक केमिकल को लिया, ऑर्गेनिक फूड को बनाया, उस फूड को एनिमल ने लिया, एनिमल की बॉडी में फूड गया, फिर ट्रांसफर हुआ एक दूसरे के, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में, हर्बीवोर, कॉर्निवोर, टॉप कॉर्निवोर। फिर उसके मरने के बाद वापस से उस ऑर्गेनिक कंपोनेंट को जो है वो इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट किसने किया? डिकम्पोजर ने कन्वर्ट किया। डिकम्पोजर प्रकृति की सफाई कर रहे होते हैं, वे ऑर्गेनिक कंपोनेंट को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, मिनरल्स को वापस से जमीन में डाल रहे होते हैं। साइक्लिंग ऑफ मेटल का हिस्सा है। ठीक है, ऊर्जा का फ्लो, मैंने कहा ग्रीन प्लांट से हर्बीवोर, कॉर्निवोर, टॉप कॉर्निवोर। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ग्रीन प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिएंट थे वो एक हर्बीवोर के अंदर है, हर्बीवोर के न्यूट्रिएंट कॉर्निवोर के अंदर गए। तो ये सब कुछ चल रहा है प्रकृति में, और ये एक्चुअली ये दोनों लास्ट वाले दोनों ये फंक्शन है इसके इकोसिस्टम के, एनर्जी का फ्लो और साइक्लिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, देखिए आप है ना, ये हम देख रहे हैं, हमें दिखाई पड़ रहा है बेटा इमेज में, एक्वाटिक इकोसिस्टम को देख रहे हैं हम जलीय इकोसिस्टम को देख रहे हैं। प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टॉन्स, प्राइमरी कंज्यूमर जूप्लैंक्टॉन, सेकेंडरी कंज्यूमर फिश। आप देख रहे हैं एक के बाद हमको एनिमल जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक, तो एक्चुअली बेटा एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। डिकम्पोजर क्या है? बैक्टीरिया और फंजाई आर द डिकम्पोजर के टर्सरी कंज्यूमर दिखाई पड़े। तो एक्चुअली बेटा हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो है वो देयर आर सेवरल लेवल्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं हमें। ठीक है, देखिए आप है ना, आप देख रहे हैं प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, देन रिड्यूसर्स। डिकम्पोजर को बेटा हम रिड्यूसर भी कहते हैं बिकॉज ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो आप देखिए शुरुआत जहां से हुआ था इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से, वहीं वापस एबायोटिक मटेरियल वापस हम पहुंच गए। तो ग्रीन प्लांट ने एबायोटिक कंपोनेंट का यूज किया और ऑर्गेनिक फूड को बनाया, जिस पर पूरा जीवन डिपेंड करता है। ठीक है, जिसे हम देखते हैं बेटा पोन्ड इकोसिस्टम को।
एक झील, एक पॉन्ड अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है के। एक पॉन्ड जो होता है वो अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है। उसके पास अपने प्रोड्यूसर हैं, सनलाइट को कैप्चर करने की क्षमता है, उसके पास फाइटोप्लैंक्टॉन्स है जो सनलाइट को कैप्चर कर रहे हैं, फूड को बना रहे हैं, उसे खाने वाले जूप्लैंक्टॉन है, उसे खाने वाली स्मॉल फिश है, देन लार्ज फिश है, ठीक है। A pond is a shallow water body in which all four basic component of ecosystem are well exhibited के। यहाँ पर आपको जो है वो सारे के सारे बेसिक कंपोनेंट इकोसिस्टम के जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे के। The abiotic component is the water, यहाँ पर abiotic component is जो वाटर है उसके अंदर इनऑर्गेनिक मिनरल्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। और बॉटम में, झील के बॉटम में रिच जो सॉइल होती है जिसमें मिनरल्स रिच सॉइल जो है वो आपको देखने मिलती है कहां पर, झील के बॉटम में के। द सोलर इनपुट एंड द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द इंटायर पॉन्ड के। पूरी झील पर इस बात का फर्क पड़ता है कितना फाइटोप्लैंक्टन कितना सोलर एनर्जी को ले पा रहे हैं, कितना वो जो है वो फूड को बना पा रहे हैं, झील का तापमान कितना है, दिन की लंबाई कितनी है, क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह की है, ये एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन दी वो पॉन्ड के फंक्शन को जो है वो कंट्रोल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर में डल लेक है, जानते हैं हम कश्मीर में डल लेक है, ठंड के दिनों में डल लेक जम जाता है। तो आपको दिमाग में बात उठ रही होगी, ठंड के दिनों में जब डल लेक जम जाता है, ध्यान से बात सुनिए, ठंड के दिनों में जब डल झील पूरी जम चुकी है तो क्या सारे जीव मर जाते हैं? नहीं मरते। भगवान ने वाटर को ऐसा बनाया, ईश्वर ने, अल्लाह ने वाटर को ऐसा बनाया है कि वाटर का सबसे अधिक डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। व्हेन वाटर जो है 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, मतलब जमने को वाटर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर जो होता है उसका डेंसिटी कम होता है तो वो ऊपर तैर जाता है। बर्फ की चट्टानें पानी पर क्यों तैरती हैं? कि वो डेंसिटी में कम होती है। जैसे ही झील जमना शुरू होती है, ऊपर बर्फ बनना शुरू होती है, बर्फ ऊपर तैर रही होती है और बर्फ आइस इज एन इंसुलेटिंग लेयर। बर्फ जो होता है वो इंसुलेटिंग होता है, हीट का ट्रांसफर बर्फ से नहीं हो सकता है। तो झील जो है, झील जम चुकी है लेकिन झील के नीचे, झील जम चुकी है, ऊपर का लेयर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, उसके ठीक नीचे 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का हाई डेंसिटी का वाटर होता है और उसके नीचे नॉर्मल वाटर होता है। झील का जीवन जिंदा है, वाटर ने बचा के रखा उसको, सच्चाई है। डल लेक फिर से जो है ना, गर्मी आया, स्प्रिंग आया, बसंत आया, डल लेक फिर से पिघल के नॉर्मल हो गया, वो सारे मछली सब दिखने लगे आपको, सब कुछ उसके अंदर जीवन वैसा का वैसा था, कुछ नहीं खत्म हुआ। प्रकृति ने वरदान दे रखा है। फिर दूसरी बात, गर्मी होगा तो क्या होगा ट्रॉपिकल एरिया में? अरे गर्मी हुआ, झील का ऊपर का पानी खूब गर्म हो गया और गर्म वाटर का डेंसिटी ठंडे वाटर से कम होता है। अब गर्म वाटर ऊपर आ गया तो गर्म वाटर तो ऊपर आ गया, ऊपर कोई नहीं है, नीचे जीव प्रेजेंट हो गए, फिर बच गया। एवरी टाइम वाटर का जो डेंसिटी है, जो हम नॉर्मल पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री में कि अरे 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी बढ़ा, फिर डेंसिटी कम हो गया, फिर 4 से ऊपर गए, फिर डेंसिटी कम होने लगा। मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस वाटर का पढ़ते हैं ना हम लोग। ये वरदान है प्रकृति का, समझ गए ना बात को? ठीक है, चलिए, जो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट है झील के अंदर वो क्या है बेटा? फाइटोप्लैंक्टन हुए, कुछ एल्गी हुए, कुछ तैरने वाले, कुछ पानी में डूबे हुए प्लांट होते हैं के, हम बोलते हैं सबमर्ज्ड प्लांट, मतलब जो पानी जल निमग्न है, वाटर के अंदर डूबे हुए हैं के। फ्लोटिंग प्लांट जो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ एल्गी होती है, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक एल्गी होते हैं जिन्हें जूप्लैंक्टन खाते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स क्या क्या है इसमें? जूप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक छोटे कंज्यूमर होते हैं। फिर फ्री स्विमिंग मछलियां देखने मिलेंगी आपको, छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां देखने मिलेंगी आपको के। कुछ ऐसे आपको एनिमल मिलेंगे यहाँ पे झील के अंदर जो बॉटम में रहेंगे, झील के निचले हिस्से में रहेंगे। मान लो कि आपने कहा कि कोई इस तरह की फिशेस प्रेजेंट है आपको जो झील के अंदर निचले हिस्से में रहती है, वो दिखाई पड़ेंगे आपको, ठीक है। डिकम्पोजर आपको फंजाई, बैक्टीरिया, ठीक है, और आपको जो है वो कुछ फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ, वो भी आपको यहाँ पे, हालांकि फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ जो है वो डिकम्पोजर में नहीं आते हैं, पर आपको बैक्टीरिया, फंजाई और ऐसे कुछ फ्लैजिलेट जीव आपको झील के पॉन्ड के निचले हिस्से में आपको वो देखने मिलेंगे, ठीक है ना। द सिस्टम परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ एनी इकोसिस्टम एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज ए होल के। याद रखिए, पॉन्ड में क्या क्या देखा आपने? सारे कंपोनेंट आपको, एबायोटिक और बायोटिक सारे कंपोनेंट आपको देखने मिल रहे हैं। और ये पूरा जैसे हमारा बायोस्फीयर काम करता है वैसे एक झील काम करती है, सब कुछ एवरीथिंग इज लाइक दैट, जो वैसे ही यहां पर होगा। यहां पर
कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मेटल विद द हेल्प ऑफ द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन बाय द ऑटोट्रॉफ के जो फाइटोप्लैंक्टन्स थे वो सोलर एनर्जी को कैप्चर करेंगे और इनऑर्गेनिक मेटल को ऑर्गेनिक मेटल में कन्वर्ट करेंगे के कंजम्पशन ऑफ ऑटोट्रॉफ बाय द हेटेरोट्रॉफ जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन खाएंगे मतलब जो ऑटोट्रॉफ है उनको हेटेरोट्रॉफ खा जाएंगे के और उनके मरने के बाद डेड मैटर को डिकम्पोजिशन करेंगे, उनका डिकम्पोजिशन होगा, उनसे मिनरल को निकाला जाएगा और कौन करेगा ये काम करेगा डिकम्पोजर के और उन मिनरल्स को फिर से ऑटोट्रॉफ इस्तेमाल करेंगे, फिर से फूड को बनाएंगे। वो बार बार ये साइकिल चलता रहेगा झील के अंदर, है ना एक इकोसिस्टम, कंप्लीटली वर्किंग इकोसिस्टम है ये, ठीक है। याद रखिए there is unidirectional flow of movement of energy toward the high trophic level and its dissipation। क्या लिखा है बेटा, याद रखना ऊर्जा का जो ट्रांसफर है, जो एनर्जी का मूवमेंट है वो एक दिशा में होता है, हमेशा लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल की ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, ठीक है। और इसका जो लॉस होता है, इसका जो हम कहते हैं कि इसका जो डिसिपेशन होता है, जो लॉस होता है वो रेडिएंट एनर्जी के रूप में, हीट के रूप में होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा, जो ग्रीन प्लांट थे T1 ग्रीन प्लांट थे, इनको खाया किसने, T2 हर्बीवोर ने खाया, इन्हें खाया कॉर्निवोर ने खाया, इन्हें खाया टॉप कॉर्निवोर ने खाया के देन डिकम्पोजर इनको डिकम्पोज कर दिया। तो एक के बाद एक के बाद एक के, तो फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा जो है वो क्या होता है, एक यूनिडायरेक्शनल होता है। याद रखिए ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है यूनिडायरेक्शनल के, जबकि मटेरियल का प्रवाह, फ्लो ऑफ मटेरियल होता है साइक्लिक, फ्लो ऑफ मटेरियल इज साइक्लिक, ठीक है। एक दिशा में होगा लेकिन साइक्लिक होगा वो, ठीक है। और एनर्जी का फ्लो जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस के, इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंस दो कारणों से होता है, एक है साइक्लिंग ऑफ मेटल, दूसरा है फ्लो ऑफ एनर्जी के, दिस इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल के। और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, वो होता है सन, सूर्य होता है, ठीक है। द की फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम के मुख्य क्रियात्मक पहलू क्या होते हैं, की फंक्शनल एस्पेक्ट क्या होते हैं, एक होता है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, कितना फूड बन रहा है इकोसिस्टम में, एनर्जी का फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड डेवलपमेंट एंड स्टेबलाइजेशन के। सबसे अधिक स्टेबलाइज इकोसिस्टम होते हैं मैराइन इकोसिस्टम, समुद्री इकोसिस्टम होते हैं, और होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के। तो आपका जो इकोसिस्टम है उसका की फंक्शनल एस्पेक्ट क्या होते हैं, कितना फूड बन रहा है, एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग कैसे हो रहा है, और इकोसिस्टम का डेवलपमेंट, कितने प्रकार की स्पीसीज प्रेजेंट है और कितना स्टेबल इकोसिस्टम है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इकोसिस्टम कितने समय तक सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। देखिए आप है ना, हम एक फॉरेस्ट में देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, ग्रीन प्लांट है, वाटर को लिया, सॉल्युबल मिनरल न्यूट्रिएंट को लिया उसने, सनलाइट को लिया उसने, और प्रोड्यूसर ने फूड को बनाया। उस फूड को देखिए, उस फूड को खाया किसने, प्राइमरी कंज्यूमर रैबिट ने खाया, रैबिट को खाया किसने, लोमड़ी ने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया। मरने के बाद इनके मरने के बाद प्रोड्यूसर कंज्यूमर किसी के भी मरने के बाद में उसके डेड कंपोनेंट को जो है वो डिकम्पोजर ने जो है वो डिकम्पोज किया, वापस से मिनरल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट किया और उसका यूज फिर से प्रोड्यूसर कर रहा है। लगातार ये साइक्लिंग प्रकृति में चल रहा होता है, ठीक है। इकोसिस्टम में जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, वो क्या होता है, वो होता है सोलर एनर्जी। याद रखिएगा, इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम फॉर एनर्जी के। ऊर्जा के लिए इकोसिस्टम एक जो है वो ओपन सिस्टम होता है, एंड इट इज ए क्लोज सिस्टम फॉर मटेरियल, इट इज ए क्लोज सिस्टम फॉर मटेरियल्स, ठीक है। पदार्थों के लिए जो है इकोसिस्टम एक क्लोज सिस्टम है, जबकि एनर्जी के लिए इकोसिस्टम एक ओपन सिस्टम है। तो इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम फॉर एनर्जी बट इट इज ए क्लोज सिस्टम फॉर मटेरियल, ठीक है, क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि जो है सोलर एनर्जी को लिया और उससे फूड को बनाया और उस पर पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा होता है। गुफा में आपको इकोसिस्टम देखने क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे सोलर एनर्जी अंदर तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, क्लियर। तो आज हमने बिल्कुल बेसिक्स को देखा हमने कि इकोसिस्टम होता क्या है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, उसके फंक्शनल एस्पेक्ट क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर में क्या शामिल होता है, और जैसे मैंने कहा था इनपुट हुआ, फ्लो ऑफ एनर्जी हुआ, आउटपुट हुआ। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट की इकोसिस्टम होता क्या है आज हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम बेटा इससे आगे बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और चीजों में इंटरेस्ट लीजिए आप। देखो बेटा, मैं आपको जो इससे हम पढ़ रहे हैं ना, यदि आप ऐसे टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे बोर से लगेंगे हमको, जबकि ये पूरी प्रकृति का रहस्य, इट इज बेसिकली वी आर रिवीलिंग द सीक्रेट ऑफ द नेचर। हम प्रकृति के रहस्यों को पता लगा रहे हैं, ठीक है ना, वही है इकोसिस्टम। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test,
You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentor's online app from Google Play Store.